हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ साहब ने। आप आइल्स ट्रेनर है, पीटी एक्सपर्ट भी है और इसके साथ साथ मुतअद्दिद कंट्रीज से आपने फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मरियम रज़ा ने, सिटी 41 की रिपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेंड चल गया है नौजवान नस्ल में, वो ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे एडमिशन लेना, जिस पे यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है कि डिग्रीज़ जो है वो एक इंग्लिश में पढ़ाई गई है और इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन दे भी रही हैं। आज के दौर में MOI पे एडमिशन लेना क्या सेफेस्ट एक ज़रिया है एडमिशन सिक्योर करने का? देखिए महफिज, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस बारे में बोलने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आऊँ, मैं छोटा सा एक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसे अभी आप सैलाबी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू फरमा रही थी, अब मैं भी ज़ाहिर मीडिया को हम देख रहे होते हैं। दरिया रावी से मुतालिक कुछ वहाँ पर कुछ नोट्स ऐसे हैं कि लोग एज ए फ़न वहाँ पर पहुँच जाते हैं इन इलाकों में जहाँ पर पानी और सैलाबी सूरत हाल है। हमारी एक तो कौम के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एक प्रॉब्लम है। हम जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसको फ़न के तौर पर ले लेते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इसमें एक तो रोल मीडिया प्ले कर रहा है, मज़ीद उसको करना चाहिए। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहाँ ये सिचुएशन है वो जगह से दूर रहें। और उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं मानते, तो मेरा ख़्याल है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बाय फोर्स वहाँ से दूर करें ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो इस हवाले से। तो मेरी पहले तो ये दुआ है और हम सबकी बल्कि दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इन आफतज़दा इलाकों को महफूज रखे और जो लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कराना है वो इन टाइम हो सके, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। MOI बेसिकली MOI इट्सेल्फ कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं इसको कहूँ कि जी गलत है। देखना ये है कि जो बच्चा MOI के ऊपर एडमिशन लेता है क्या वो स्टैंडर्ड को मीट करता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर फिक्स किए हैं। लेट्स सपोज एक बच्चा मास्टर्स में जा रहा है और उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5, नो लेस दैन 6 बैंड। क्या वो वाकई उसका वो पोटेंशियल है MOI के ऊपर? हाँ, हो सकता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएट किया हो जहाँ पर वाकई उसका पोटेंशियल है इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। और ये भी हो सकता है किसी ऐसे इदारे से हो उसकी बेसिक कम्युनिकेशन ही ना हो। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी तो आपके उस लेटर के ऊपर आपको एडमिशन दे देती है, लेकिन बाद में ये चीज़ उस बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो जाएगी। इवन दो कि अगर उसको वीज़ा अवार्ड हो भी गया, वो वहाँ पर जाएगा तो देखें उसने करना क्या है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। वो स्टडी के लिए गया वहाँ पर। जब वो बच्चा स्टडी के लिए गया, अगर उसको लेक्चर्स ही समझ में नहीं आ रहे हैं या वो वहाँ पर उस स्टडी को फॉलोअप नहीं कर सकता, उसका पहला सेमेस्टर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर अर्निंग होता है कि उनके पार्ट टाइम जॉब अलाउड्स होती हैं। अब अगर वो अर्निंग की तरफ भी जाता है, उसको ये भी जहन में रखना चाहिए उसने जो डीलिंग करनी है वो पब्लिक डीलिंग करनी है। वहाँ पर कोई कंपनी है या कोई भी काम है, बेशक इवन लेबर में है, तो उसको जो बेटर जॉब्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा वहाँ पर लोगों के साथ। बिल्कुल। तो और एक ये भी है कि हमारे यहाँ ना स्टूडेंट घबराते बहुत हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन से। आया कि ये तो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने का एक ज़रिया है। अगर आप MOI पे एडमिशन ले भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है या कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ जाकर आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब वो किसी भी इदारे के पास जाते हैं या कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी के पास, मेरा ख्याल है उनको सही तरीके से गाइड भी करना चाहिए और मोटिवेट भी करना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है, आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है, जो कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और आपका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव भी है जो कि अर्निंग भी है, वो उसके अंदर भी हेल्पफुल है, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था। यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है वहाँ पर, ठीक है, किसी फ्रंट डेस्क के ऊपर आप जॉब ले लेंगे वहाँ पर जाकर। अगर यही नहीं है तो आप एक तो लॉन्ग टाइम लगेगा आपको फर्स्ट जॉब तलाश करने में भी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का आप शिकार हो जाएंगे वहाँ पर। प्लस यूनिवर्सिटी में आपके ग्रेड्स मुतासर हो सकते हैं। तो जिस तरह पहले कहा कि गलत नहीं है, लेकिन देखना ये स्टूडेंट ने भी, कंसल्टेंट ने भी, कि वेदर ये वाकई उस क्राइटेरिया को मीट भी कर रहा है वो MOI। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने MOI के ऊपर एडमिशन्स लिए, मोस्टली UK के अंदर स्पेशली, उन्हीं लोगों के जो इंटरव्यू कॉल्स आई हैं और कुछ सर्वेस ऐसे भी हुई हैं, फैक्ट्स हैं
उसमें आप इसमें चेक कर सकते हैं इसको रैंडमली कि मोस्टली वो लोग रिजेक्ट भी हुए हैं। इसका मतलब है कि वो मीट नहीं कर रहा था वो उस क्राइटेरिया को वो क्लाइंट, तो वो सारी जो एफ़र्ट्स थी उस बच्चे की उस टाइम तक, वीज़ा अगर उसका रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेहतर है उससे पहले ही प्लान कर लिया जाए। क्योंकि इस तरह से है कि अगर एक स्टूडेंट है MI पे एडमिशन ले भी रहा है ना, तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि चले यूनिवर्सिटी मुझे लेटर दे रही है, ऑफ़र लेटर दे रही है, इसके बाद मेरा कैस भी आ जाएगा, क्या उसके बाद मेरा एम्बेसी इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन कि आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ये किस लेवल की है, और उसके साथ साथ ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि यूनिवर्सिटी का कंप्लाइंस चेक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मरियम, यहाँ पर मैं जिस तरह से हम ओवरऑल बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेशन के लिए जो लोग भी जा रहे हैं यहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट के तलाश में होते हैं कि इंग्लिश टेस्ट की बजाय जैसे प्रोफिशेंसी लेटर पे एडमिशन ले लिया जाए। आज के दौर में आप कम्युनिकेशन की अहमियत को किस तरह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया महविश। इसमें सबसे अहम बात वो ये है कि हम कम्युनिकेट करना सीखें सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को लैंग्वेज बैरियर्स और हमारा जो आप कह लें कि एक दूसरे के साथ इखलाक है, वो एक ऐसा बैरियर है कि जो आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने नहीं देता। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंडली कि आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी हो जो सबको समझ आए और आपको पता हो कि कौन कैसे बोल रहा है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो कहा जाता है कि हर 10 कदम के बाद जो है फैसलाबाद में या पाकिस्तान में जो है एक्सेंट भी बदलते हैं और ज़ुबानें भी बदलती हैं। इसी तरह से अगर हम उन ज़ुबानों पे अबूर रखें, नॉट सिर्फ इंग्लिश पे नहीं बल्कि जितनी भी हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं जिनको हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, ख़ास तौर पर पंजाबी के जितने एक्सेंट, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं। इस पर मैं फर्दर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानना चाहती हूँ। तो अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल एजुकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी आप उतना अच्छा जो है वो एजुकेशन में भी कम्पीट कर पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्पीट कर पाएंगे। तो मरियम, जिस तरह से अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन जो है वो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पा रहे हैं तो इट्स मीन कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफ़र करेंगे या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सफ़र करेंगे। जब हम इंटरनेशनल इस चीज़ के हवाले से अगर बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस को आप फर्दर किन लफ्ज़ों में देखती हैं या किन? देखिए मैं जब हम पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, बच्चे वहाँ जाते भी हैं और आप देखें कि पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क है जहाँ से एक बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाते हैं और जाके अपना करियर फोकस करते हैं, उसको बनाते हैं वहाँ जाके। लेकिन मोस्टली केसेस ऐसे भी उसके अंदर मौजूद होते हैं कि वहाँ चले गए और लैंग्वेज का पता नहीं है, बैरियर आ रहा है, ना आपको काम मिल रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, ना आपको वो समझ आ रही है, और उसके अलावा अगर आपने वहाँ पे जाके किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप उससे भी कासिर हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इतने पैसे लगा लिए हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ खाने पीने के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी अमाउंट निकाल कर आपने अपनी लैंग्वेज पे भी काम करना था, ताकि एटलीस्ट आप जब दूसरे ममालिक में जाएँ तो कम्युनिकेट कर सकें, अपने लिए आसानी कर सकें। और फिर सेकेंडली जब आप वहाँ पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर 4 लोगों में आप बैठे हैं और आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है इतनी दूर आके भी, तो मेरे ख्याल है हम अपनी ही मुल्क के ऊपर जो है वो सवालिया निशान बन जाते हैं कि भाई हमने क्या किया, हमने इतना पढ़ लिया और उसके बाद फिर हम ये सब कर रहे हैं। और इसमें एक बात और भी आ जाती है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, मैं हर तरह की लैंग्वेज जो ना सिर्फ पाकिस्तान की हो बल्कि दीगर ममालिक की भी हो, उसके बारे में भी हाउनो होना हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी नॉलेज का फ़ायदा हमें ही आखिरकार आके पहुंचेगा, वो किसी को नहीं हो सकता। ना नॉलेज आपसे छीनी जा सकती है और ना ही उसका नुकसान आपको होगा, हमेशा आपको उससे कोई ना कोई नॉलेज मिलती रहेगी। और इसके अंदर सबसे एक अच्छी बात जो है वो ये है कि इसका शौक़ ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर जाना है तो आप आइट्स करें। मेरा ख़्याल है कि आपकी लैंग्वेज, आपका एक्सेंट, आपकी नॉलेज बढ़ती है अगर आप आइट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में आपको शायद याद होगा तो टीचर कहती होती थी कि एक क्लास में एक ऐसी लेक्चर ज़रूर होगा जिसमें सारे बच्चों ने इंग्लिश में एक दूसरे से बात करनी है, और बच्चे टेढ़ी मेढ़ी गलत मलत इंग्लिश ज़रूर बोलते थे, मजाक भी एक दूसरे का उड़ाते थे कि भाई ये बोलना है हमने। फिर वो कुछ चंद दिन गुजरते थे और वो चीज़ रुक जाती थी। तो अगर यही चीज़ सीरियस नोट पर चलना शुरू हो जाए स्कूल से ही,
तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ बाहर के ममालिक में जाने के लिए आइड्स नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पर्सनालिटी पे काम करने के लिए भी बिल्कुल। और इस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन जो है ना, ये एक स्किल का हिस्सा है, आपकी सॉफ्ट स्किल को बहुत बेहतर बना देती है। आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं, आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर आरिफ साहब आपसे एक बात डिस्कस करेंगे कि हम देखते हैं कि अभी कम्युनिकेशन के हवाले से बात की कि हमारे यहाँ जब इंग्लिश के हवाले से बात हो तो एक पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है हम लोगों को, कि इस चीज़ को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग फोबिया आप इंग्लिश के अंदर बात कह रही हैं, ठीक है। अच्छा, इस फोबिया को स्कूल लाइफ के मेरा ख्याल है कि वहाँ से इसको ख़त्म किया जा सकता है। जब आप स्टार्ट करते हैं, अपने आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिबेट्स कराते हैं मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर। उसमें फिर डिफरेंट जब स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, क्योंकि इसमें हमारे पास वो भी होते हैं जो प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी होते हैं जैसे इंटरमीडिएट से किसी कॉलेज से, या उनका बैकग्राउंड को भी रूरल एरिया हो सकता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक शख्स पहली दफ़ा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा होता है और एक ने अवेल की होती है। तो जब एक मिक्सिंग होती है और डिबेट होती है और आर्गूमेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं चीज़ को। वहाँ से उनकी जो हेजिटेशन है उनके अंदर वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। आई थिंक अगर जो इदारे हैं, स्कूल हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करें विद इन द स्कूल लाइफ भी, तो जब बच्चा पॉलिश होकर निकलेगा उस इदारे से तो उसके अंदर ये फोबिया नहीं होगा, उसके अंदर ये फियर नहीं होगा। प्लस मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा जो भी मिस ने यहाँ पर की थी, कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, अदर लैंग्वेजेस के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि देखें, आने वाला जो टाइम है, नो डाउट कि इंग्लिश का अपना एक लेवल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे पर बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस आ रहा है जो इकोनॉमी के हिसाब से चाइना का। हमारा उसके साथ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन जा रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है। जिस तरह आप देखेंगे ये हमारे जो रोड्स बन रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो दोनों नेशंस के दरम्यान में एक इंटरेक्शन होगा। ऑब्वियसली यहाँ के लोग वहाँ पर और वहाँ के यहाँ पर आकर काम करेंगे, तो इस लैंग्वेज जो बैरियर आएगा, चाइनीज़ एक क्वाइट न्यू लैंग्वेज जो हमें नहीं आती, मेरा ख्याल है आज से ही हमें अपने स्कूलों के अंदर एज ए सब्जेक्ट, बेशक वो ऑप्शनल हो, उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो ट्रेंड होकर बाहर आए उसको दूसरी लैंग्वेजेस भी आने चाहिए। नहीं कि कहने का मकसद ये है कि सिर्फ चाइनीज़ नहीं, जो लैंग्वेजेस भी आपको लगता है कि वो ओवरकम करने जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम बिफोर टाइम उसके ऊपर काम कर देना चाहिए। ये काम है थिंक टैंक्स का। और कम्युनिकेशन जितनी आपकी बेहतर होगी, आप उतना मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ है, कोरियन है, ये बहुत इसका जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज, उसमें है कि कल्चरल मिक्स हो रहे हैं, उसमें तमाम कल्चर्स और कल्चरल वैल्यूज़ मिक्स हो रहे हैं, और लैंग्वेज भी यूनिक होती जा रही है, वो भी मिक्सअप होती जा रही हैं। तो यस, इसके अंदर लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा है। आप जब ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं तो कम्युनिकेशन होगी, तो आपका ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो सीखना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा, और वक्त से पहले सीखना पड़ेगा। अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तब आती है कि जब पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल कर चुकी होती है 10 से 15 साल बाद। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से कि हम वो पहले अडॉप्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कम्पीट करने के लिए। जैसे अभी आपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से बात की कि, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एक इंसान को किसी भी मुल्क की लैंग्वेज आती है तो वहाँ पर उसके सर्वाइवल के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ आरिफ साहब एक और बात अगर देखें कि आइल्स और पीटी जो है वो, आप का इंस्ट्रक्टर भी इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, वो क्यों करना ज़रूरी है आज के दौर में? वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, जो स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, या वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं। जी देखें, ये आइल्स है, पीटी है, ये दूसरे जो भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ये एक रिक्वायरमेंट है। पहली बात कि वो कौन लोग कर रहे हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, जो वर्क परमिट के लिए स्पेसिफिकली जो इंग्लिश नेटिव कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ साथ जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं वो भी लोग ये कर सकते हैं। अब
खा आप आइल्स करें या पीटी करें, इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं। जो आइल्स है वो ऑब्वियसली ब्रिटिश काउंसिल, आईआईटीबी और कैम्ब्रिज इसको रन कर रहा है। जब हम पीटी की बात करते हैं तो पियर्सन, वो भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं। इनकी जो इक्विवेलेंसी होती है वो यूरोपियन यूनियन का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके वो करते हैं। इसमें हम आप या ये टेस्ट खुद नहीं करते। जैसे कि अगर आइल्स में 6.5 या 7 या 8 बैंड्स हैं, उसकी इक्विवेलेंसी होगी पॉइंट्स के अंदर। अच्छा, एक जो मिस कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के जी पीटी इजी है, आइल्स बहुत मुश्किल है, आप इधर आ जाएं, तो मैं नहीं समझता कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ सिस्टम में पहले कुछ माल फंक्शंस थे, कह लें कि सिस्टम को कुछ लोग डॉज दे रहे थे पीटी के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि जो आइल्स है वो कंप्यूटर डिलीवर्ड है, लेकिन एआई बेस्ड नहीं है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। जबकि पीटी के अंदर जो उसकी असेसमेंट होती है फाइनल टेस्ट की, एक सॉफ्टवेयर एआई सिस्टम उसको असेस कर रहा है। लेकिन अब इसके अंदर जो 7 अगस्त से ऑनवर्ड चेंजेस आई हैं, जिसके ऊपर हमें थॉरोली ब्रीफिंग दे दी गई है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो इदारा फोर्थ स्किल्स है वो एफिलेटेड है आइल्स में ब्रिटिश काउंसिल, आईआईटीबी और एईओ के साथ, और पीटी के अंदर पियर्सन के साथ। तो जो भी चेंजेस इन चीज़ों में आती हैं प्रोडक्ट में, तो हमें इन टाइम उसको इन्फॉर्म किया जाता है, वेबिनार्स के थ्रू या कोई वर्कशॉप कंडक्ट की जाती हैं। तो 7 अगस्त से जो इम्प्लीमेंटेशंस आई हैं, उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो इनका डिफ़िकल्टी लेवल है वो इक्विवेलेंट हो गया है। तो एक बच्चे में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि जी वो आसान है वो मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही बच्चे को पढ़ना पड़ेगा और एक ट्रेनर को उसको ट्रेंड भी होना पड़ेगा सिखाने के लिए। वो जो पहले कुछ मिसकॉन्सेप्ट थे, मेरा ख्याल है वो एलिमिनेट हो जाएंगे अब इजीली। और चाहे आप पीटी करें, चाहे आप आइल्स करें, प्रेफरेंस स्टूडेंट की है। जब हमारे पास आता है हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपको कौन सा वे अच्छा लग रहा है, आप इस चीज़ के अंदर मोर कंफर्टेबल हैं या दूसरी चीज़ के अंदर मोर कंफर्टेबल हैं। तो जिसको वो चाहता है हम उसकी एक असेसमेंट भी कर लेते हैं, और दोनों सिस्टम में जो उसको लग रहा होता है कि ये मैं ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ, वो उसको ज्वाइन कर सकता है। सही, बिल्कुल इसी तरह से है कि आर्ट्स में चेंजेस पहले आर्ट्स पेपर बेस्ड भी था, अब टोटली कंप्यूटर बेस्ड हो गया, और इसी तरह से चीज़ें जो है चेंज होती जा रही हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना, एक अच्छे ट्रेनर से स्किल सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम, अगर हम आर्ट्स के हवाले से बात करें या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज है जो इदारे सिखा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ एक इदारे में होनी चाहिए जब लैंग्वेज के हवाले से हम बात करें? मैं विश इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जैसे सर की बात को मैं सेकंड करूँगी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे स्कूल से ही पॉलिश होकर बाहर निकलें तो उसमें वो बड़ा कुछ सीख जाते हैं और उनको किसी किस्म का फोबिया जो है वो नहीं रहता, स्पेशली स्पीकिंग फोबिया नहीं रहता जो इंग्लिश का होता है हमें ज़्यादातर, क्योंकि पंजाबी उर्दू तो हम मिक्स कर करके बोल देते हैं, वो गुलाबी उर्दू सी बना के वो हम किसी तरह से भी पेश कर देते हैं। इवन कि हम सिर्फ इंग्लिश ही नहीं या पंजाबी नहीं, हमें उर्दू भी सही तरह से भी बोलनी नहीं आती, हम उनके ऊपर भी अबूर हासिल नहीं कर पाते और हम मुख्तलिफ लैंग्वेज की तरफ जाते हैं कि हमने ये भी सीखनी, हमने ये भी सीखनी, हमने ये भी सीखनी। खैर अच्छा, इसमें जैसे आपने मुझे बात की कि इन इदारों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर होनी चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब किसी इदारे में जाएंगे तो आप वहाँ पे करेंगे, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ही सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने आप पे एतमाद हो कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब है कि आप ये काम कर सकते हैं और आपने ये करना है। फिर उसके बाद इदारे की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो आप पे किस तरह से काम कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको बिल्ड किया जाए। आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ना हो कि आपको वक्त याद रहे, 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, बल्कि वो आपके साथ इस तरह से चले कि वो सारी ज़िंदगी आपको उससे कोई फ़ायदा जो है वो मिलता रहे। ये चीज़ें जो है बड़ी छोटी छोटी होती है लेकिन हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब आप एक इदारे को चूज़ करें तो आप देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें अच्छे से चीज़ें जो हैं वो लर्निंग की तरफ लेकर जाई जा रही हो, और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा होता है, आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो एक अच्छे इदारे में और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे।
वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, और जब भी हम कोई स्किल सीखने के हवाले से बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन की हो, वो कोई टेक्निकल स्किल हो, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये स्किल हम 10 दिन में सीख सकते हैं, क्या हम 15 दिन में सीख सकते हैं। और इस तरह से अगर हम आइल्स के हवाले से बात करें, पीटी के हवाले से बात करें, या दीगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे लैंग्वेज सर्ट वगैरह हो गया, तो स्टूडेंट का जहन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि 10 दिन में हम आइल्स प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब हम एक्सपर्ट से ही जानते हैं। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी इंसान ने 10 दिन में आइल्स करना हो या पीटी की तैयारी करनी हो, तो क्या ये मुमकिन है कि 10 दिन में आइल्स टेस्ट पास किया जा सकता है? थैंक यू जी। अच्छा, पहली तो बात है कि ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत दफ़ा हम फेस करते हैं ऑफिस में, और इसके अंदर मेरा जो जवाब होगा, अगर एक बच्चा उस पोटेंशियल के साथ आ रहा है जिसमें एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी मौजूद है, तो 10 दिन छोड़ें वो 2 दिन में भी कर सकता है। जैसे आप उसको फॉर्मेट बताएं वो अपेयर हो सकता है। लेकिन एक बच्चे में अगर वो पोटेंशियल मौजूद ही नहीं, उसको लर्निंग करनी है, तो 10 डेज़ और 15 डेज़ अगर उसको फॉर्मेट का ही नहीं पता और उसको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में एक्सपर्टीज़ लेनी है, तो ये बिल्कुल सफिशेंट टाइम नहीं है। तो जो बच्चे हमारे पास आकर ये सवाल करते हैं, इवन कि उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, उन्होंने मास्टर्स किया होता है, एमफिल किया होता है, सर आई हैव ओनली 15 डेज़, उनकी कुछ रीज़न्स होती हैं, तो फिर हम उनको समझाते हैं कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 15 डेज़ में डिलीवर ही नहीं कर सकता, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? दूसरा, ये कोर्स नहीं है, ये स्किल्स हैं, और स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं। कोई भी चीज़ हो वो स्किल है। तो हम उनको फिर एग्जांपल्स देते हैं कि उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो ये एक्सपेक्टेशन है वो इलॉजिकल है, तो लॉजिकली देखें क्या आप उस पोटेंशियल पर हैं। हम एक असेसमेंट टेस्ट करते हैं तो पता चलता है उनका जो लेवल है वो 3.5 बैंड्स के ऊपर है ओवरऑल, एंड दे नीडेड द 7 बैंड इन 15 डेज़। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? तो उनको ही सोचना पड़ेगा, और फिर हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं और उनको समझा देते हैं। जो बात हमारी समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अगर एवरेज टाइम के हवाले से बात करें, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है बस एवरेज है, लेकिन वो थोड़ी बहुत हाव ना रखता है सेंटेंस 2 मंथ आई थिंक 2 मंथ एक सफिशेंट टाइम है। इसके अंदर काफ़ी हद तक आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक बेहतर एवरेज स्किल्स के साथ आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर भी एक लेवल है। टाइम गारंटी नहीं है आपकी पॉलिशेस जो स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। टाइम के साथ साथ आपका जो स्टार्टिंग लेवल है वो मैटर कर रहा होता है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड भी मैटर कर रहा होता है। ठीक है, वो चीज़ें लिंक करती हैं इस चीज़ को, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। एक शख्स है जिसने कभी इंग्लिश बोली नहीं है, वो मिडिल उसने किया हुआ, लेट्स सपोज मैट्रिक भी नहीं किया, और हमें आकर कहता है जी मुझे 3 मंथ लगा लें जी, 4 मंथ कर लें और मुझे इस लेवल पे ले जाएं वेयर आई नीड B2 लेवल। मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकता है। जिसको अभी बेसिक लाइंस पढ़ने नहीं आती, वो कैसे वो रीडिंग जो कि ऑब्वियसली एक टफ़ है, लिसनिंग है जिसमें एक्सेंट इश्यूज़ भी हैं, नेटिव इंग्लिश को आपने सुनना है और समझना है, वो कर नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में हम रिफ्यूज़ कर देते हैं कि पहले तो अपनी बेस बना कर आएँ फिर आएँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें लॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि वाकई वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, जब आइल्स के या पीटी के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ऑलरेडी आप एक बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें आपको इंग्लिश आती है, आपका एक लेवल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट 12 ईयर्स आपकी इंग्लिश है, और अगर आगे जाएँ आप मास्टर्स हैं, आप BS हैं, यानी कि 16, 18 मे बी 20 ईयर्स एजुकेशन के साथ आप आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हैं, एक्चुअली नो, आप उसको इन्हांस करने के लिए आ रहे हैं, उसको उस लेवल पर लेने के लिए आ रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। और वही पाथवे हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, मुख्तलिफ टिप्स के थ्रू, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के थ्रू आपको सिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ को एक्चुअली समझना है कि आइल्स और पीटी और ये तमाम दूसरे भी जो भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो हैं क्या। सही, बिल्कुल। और ये टाइम टेकिंग भी होता है। अगर हम एक स्किल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और स्किल जो है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। मरियम, अभी हम कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, आरिफ साहब भी इस पर इतफाक़ करेंगे कि हमारे यहाँ 16 ईयर की एजुकेशन होती है एक पर्सन के पास, लेकिन फिर भी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बन पा रहा होता। तो आया कि हमारे इदारों में कहाँ पर आप इस चीज़ का फेलियर देखते हैं कि 16 ईयर एजुकेशन बहुत कॉमन है, लेकिन इसके बावजूद हम कम्पीट नहीं कर पा रहे? देखिए मैम, इसके अंदर यही है कि जैसे आरिफ साहब बता रहे थे कि हम मुख्तलिफ डिग्रीज़ हासिल कर लेते हैं, और उसमें हमारी 100% में से 90% जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो इंग्लिश की ही होती हैं। हमारे ज़्यादा सब्जेक्ट इंग्लिश के होते हैं, ज़्यादा होता है तो सिर्फ उर्दू, इस्लामियात जो है
वो उर्दू में आता है, बाकी जितने सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे सारे इंग्लिश के अंदर होते हैं और हमने उसको पढ़ना होता है। हमारे लिए तो ज़्यादा आसान होना चाहिए इंग्लिश को बोलना कि हम उसको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकें और लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकें। लेकिन हमारा यहाँ पर आके यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि हम कम्युनिकेट करना नहीं सीखते। एक तो सिखाया नहीं जाता, दूसरा हम सीखते भी नहीं हैं। इससे पहले वाली जो हमारी ब्रेक थी उसमें हम बात भी कर रहे थे कि स्कूल्स में ये चीज़ टीचर सिर्फ कहा करती थी कि भाई बच्चों आज इंग्लिश में बात करनी, लेकिन करवाई नहीं जाती थी, सिखाई नहीं जाती थी। वही एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप बोलना सीखते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते 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 जब तक आप अपनी BS तक या उसके बाद मास्टर्स तक जाते हैं तो आप उस चीज़ को मज़ीद सीख जाते हैं, इन्हांस कर जाते हैं। लेकिन जब आपने बोलना ही नहीं है, क्लास आपकी हो रही है इंग्लिश की और बात आप कर रहे हैं उर्दू में, तो फिर मुझे बताएं कि आप क्या सीखना शुरू करेंगे। आपकी दीगर क्लासेस हो रही हैं, दूसरी क्लासेस हैं, उनमें भी आप उसी एक्सेंट के साथ लगे हुए हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप उस चीज़ को कभी भी जो है वो कम कर सकेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को सीखना नहीं चाह रहे, आप उसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे। देखिए इदारे तो हैं आइल्स के लिए इस वक्त कि वहाँ जाए और जाके इंसान सीखे, लेकिन क्या हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस ये छोटी सी जिम्मेदारी जो पढ़ाते ही सिर्फ ये हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थोड़ी सी कि एटलीस्ट जब वो आइल्स अगर करना जा रहा है तो वो इतना पॉलिश हो कि आइल्स करने वाला बंदा जो है वो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसके पास भी कुछ दिमाग रह जाए, क्योंकि इस तरह के लोग बात करें आपको भी बिल्कुल किसी कर सब्जेक्ट देते के हैं। हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, Exactly. हम देखते हैं कि हम इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इंजीनियर कम्पीट कर पा रहे हैं सोसाइटी में, क्या उन्हें ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर किस तरह से अपडेट हो रहा है, ये चीज़ें पता भी है। 16 ईयर एजुकेशन हासिल करने के बाद दोबारा से इंटर्नशिप करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने के लिए। हालांकि यही अगर इदारों में सिखाई जाए, मैं अभी कुछ अर्सा पहले भी आपसे इसी तरह से बात हो रही थी कि हमारे स्कूल्स में जब केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ाया जाता है या केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है या बायो पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली काम करके दिखाया जाता हो। प्रैक्टिकली उनको बायो की चीज़ें करके बताई जाएँ या केमिस्ट्री के केमिकल्स के ऊपर रिएक्शंस करके दिखाए जाएँ कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, बहुत कम हो गया अब। हालांकि अगर ये तब से ही 9-10 से ही उनको बायो और केमिस्ट्री के हवाले से बताना शुरू करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बच्चे BS केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को जो है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, उनको वो बोरिंग लगेंगे, बल्कि वो उसमें जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर डिग्री हासिल करेंगे, क्योंकि वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली चीज़ को करके ही नहीं दिखा रहे, कि बता ही नहीं रहे कि ये है क्या बेसिकली और आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर आप जितना मर्जी उनको पढ़ाए। अच्छा, ये BS इंग्लिश भी होता है, लोग इसकी 4 साल की डिग्री भी हासिल करते हैं, लेकिन आप देखिए कि मोस्ट उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे होते आपसे, वो उर्दू में ही कम्युनिकेट करेंगे। वो कहते हैं बहुत मुश्किल है यार, 4 किताबें पढ़नी पड़ी इंग्लिश की। भाई आप तो सिर्फ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो इस सब्जेक्ट का मोटिव होता है, अगर BS इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, लेकिन उस चीज़ को हम जिसे कहते हैं कंपटीशन में नहीं आ पाते और कम्युनिकेशन जो है वो हमारी फिर भी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट भी हम सुनते हैं, क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है ये जानना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आरिफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, के मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी कम्युनिकेशन के हवाले से और हम ब्रेक पे जाने से पहले ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हम देखते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास 16 ईयर एजुकेशन की एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है, वो इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, इसी तरह से BS इंग्लिश या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें स्टूडेंट के पास डिग्री तो होती है, लेकिन वो इस चीज़ को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं होती, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आरिफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहते थे, तो मैं लाजमी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाह रही हूँ। जी ज़रूर। देखिए बेटा, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं, लाइक उन्होंने BS इंग्लिश सब्जेक्ट में किया, ये मास्टर्स किया होता है। अच्छा, उनके मुतालिक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और होना भी चाहिए कि उनको IELTS PTA इससे कुछ रेलिवेंट कोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, यानी उनका लेवल उस पर स्टेज पर होना चाहिए जहाँ पर वो परफॉर्म कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उनको असेस करते हैं या जब वो परफॉर्म करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो BS उन्होंने किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में किया हुआ, तो
तो वो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जहाँ पे वाकई वो परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं। तो हम देखते हैं जो 7 बैंड्स एक अच्छा बैंड तस्वर होता है आर्ट्स में, और पीटी में 70+ जो पॉइंट्स है अच्छा तस्वर होता है। तो जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं वो उनके लिए चैलेंजिंग बन जाता है। इवन हमारे जो दूसरे बच्चे होते हैं मेजॉरिटी वो 7.5 को हिट कर जाते हैं, और 6.5 जो नॉर्मली एक रिक्वायरमेंट होती है इस उसमें आते हैं कैटेगरी के अंदर। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पर मुझे एक फेलियर नज़र आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि आई थिंक उनको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी फ्लॉ है उसको, उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अगेन यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं एजुकेशन, उनको ये सोचना है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर वो वाकई compete कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि अब देखें आप अपने नेशनल लेवल पर compete नहीं कर रहे, यू आर गोइंग टू compete एट इंटरनेशनल लेवल। तो आपने वो प्रोड्यूस करना है स्टूडेंट, वो आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए जो जाकर compete कर सकें। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल अगर हम बात करें ना कंपटीशन की, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में कंपटीशन हाई हो गया है। वो रिसर्च का डिपार्टमेंट है, वो कोई भी है, इवन कि कम्युनिकेशन में भी अब काफ़ी ज़्यादा हम कंपटीशन देख रहे हैं। इसी तरह से सर अगर आइल्स के हवाले से बात करें, इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं जिसमें लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग होता है और इसके साथ रीडिंग होता है। तो इनमें से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चैलेंज किस में आता है? अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, देखना पड़ता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी रीडिंग के अंदर हो रही होती है, और कुछ को स्पीकिंग के अंदर, और कुछ को राइटिंग के अंदर भी, और कुछ को स्टार्ट में लिसनिंग के अंदर भी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो बच्चों ने एक्चुअली पहले नहीं की होती। जब हम स्पीकिंग के अंदर बात करें, जैसे मिस ने भी अभी कहा है कि कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस दी नहीं गई है कि जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट करें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है। अच्छा, राइटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि राइटिंग के अंदर बच्चा आता है, उसने सारे जो पास किए हैं जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश के, वो याद करके किए हैं, क्रैमिंग होती है वहाँ पर। अब हमारे पास आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस हम कहें कि ये सब्जेक्ट हैं, ये आप याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें। हमने उनको क्रिएटिविटी पे काम करना है, आर्गुमेंटेटिव टॉक होने, यानी आइडियाज़ भी, क्रिएटिविटी भी, और उनको लिखना फॉर्मेट। और बच्चा जब आता है वो तो उस बैकग्राउंड से आया, वो चाहता है कि मुझे कुछ बना बनाया शॉर्टकट मिल जाए और मैं कर लूँ। उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो, मेरे लिए भी एज ए ट्रेनर चैलेंजिंग हो गया बच्चे के। सेम थिंग हैपन्स इन द रीडिंग, सेम थिंग हैपन्स इन लिसनिंग। उसने कभी नेटिव को सुना ही नहीं है, अब जब वो ऑडियो सुन रहा है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और स्पीकिंग में तो इसमें ये कहना है कि एक सर्टन थिंग, हाँ किसी एक रीजन के अंदर सर्टन थिंग ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मैन टू मैन वेरिएशन आएगी कि कोई चीज़ किसी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। सम टाइम बच्चे आते हैं उनको अपना लेवल लग रहा होता है कि इन 2 सब्जेक्ट के अंदर हम बेहतर हैं, इन 2 में अच्छे नहीं हैं। लाइक अगर हम बात करें लिसनिंग और रीडिंग की, ये क्वांटिटेटिव मॉड्यूल्स हैं, और हम स्पीकिंग की बात और करें इसके साथ राइटिंग की, क्वालिटेटिव मॉड्यूल्स हैं। तो जो वो सोच रहे होते हैं, जो उनकी अपनी सेल्फ असेसमेंट होती है, आफ्टर द असेसमेंट वो अपोजिट आ जाता है कि वो जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली करेक्ट नहीं था बाद में। ये नहीं, ये सारा कैलकुलेटेड चीज़ है, और ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। और जो लिसनिंग है ये थोड़ा टफ टाइम दे रही होती है बहुत सारे। मैं नहीं समझता कि टफ टाइम, ज़्यादा जो टफ टाइम आ रहा होता है बच्चों को वो रीडिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर आ रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ से फेमिलियर नहीं होते, वो पहली दफ़ा ये चीज़ें कर रहे होते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर देखें टाइम कितना है बच्चे के पास। एवरेज 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड वी हैव 2 मंथ मोस्टली। 2 मंथ में अगर डिवाइड करें एवरेज टाइम 2 वीक्स आपके पास पर मॉड्यूल्स के लिए आगे। उसमें कितने दिन हैं आपके पास? अगर हम वीकेंड्स को भी निकाल दें, जो वर्किंग डेज हैं, एक्चुअली यू हैव 10 डेज़ इन हैंड। और 10 डेज़ में एक्सपेक्टेशन है कि 7+ बैंड्स आ जाएँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो एज ए स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, और एज ए ट्रेनर मुझे भी एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेनर की एक्सपर्टीज़ भी काउंट होंगी, वो इन्वायरमेंट भी, वो जो आप जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और स्टडी मटेरियल है, प्लस इसके साथ जो स्टूडेंट है उसका अपना मोटिवेशन कितना, उसका अपना पोटेंशियल कितना, ये सारे फैक्टर्स हैं, एक चीज़ नहीं है। सिर्फ ओनली इंस्टीट्यूट यहाँ पर उसका अपना रोल है, डेफिनेटली उसका एक रोल है, वो अपना रोल अदा करेगा, स्टूडेंट को अपना रोल अदा करना है। जब तमाम चीज़ें अपना रोल अदा करेंगे तो फिर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक राइटिंग के हवाले से बात करें तो राइटिंग को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? स्पीकिंग में तो अक्सर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो राइटिंग के हवाले से क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, जब हम वोकैबुलरी कहते हैं वो वन ऑफ द स्टैंडर्ड है,
जिस ठीक है 25% गोज़ फॉर द वोकैबुलरी आर्ट्स के अंदर, और बाकी और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो हम थॉरोली पढ़ाते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। यानी कि कैम्ब्रिज की थॉट है, कैम्ब्रिज का प्लान है, आपको उसको फॉलो करना है। आप हो सकता है बच्चा जो पढ़कर आया है वो कैम्ब्रिज तो नहीं पढ़कर आया है ना, बिल्कुल। तो जब यहाँ पर आता है उसके लिए एक टोटली चेंज आ जाती है। हाँ, जब ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे आते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कैम्ब्रिज की प्रोडक्ट है ओ लेवल्स ए लेवल्स, वो ऑलरेडी उसी ट्रैक पर है। हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं, वो वॉक नहीं करते, वो रन करते हैं माशाल्लाह। जब एक बच्चा इवन के पीएचडी होल्डर भी आता है, वो उस फेज़ में से नहीं आ रहा, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। मींस जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्वालिफ़िकेशन इट्सेल्फ एक आपका कह लें कि स्टैंडर्ड नहीं है कि आप अगर पीएचडी हैं या एमफिल हैं या मास्टर हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और ये स्टैंडर्ड जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, किसी की स्पीकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और इस पर आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोई भी स्किल है वो कम्युनिकेशन की है, वो टेक्निकल है, टाइम मांगती है और हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम जो है वो एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं। तो टाइम लाजमी दें अपने आप को। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।